नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। बड़े दिनों बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो विषय है वो दूसरा विषय है। अक्सर हम लोग मुलाकात करते रहते हैं करंट अफेयर्स से हिंदू के वीडियोस में, लेकिन आज एक अलग वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। इस वीडियो में बातचीत करूंगा जेनेटिक डिजीज के बारे में, आनुवंशिक विकारों के बारे में, किस तरीके से वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो जो है ये एक काफी एक्सप्लेनेशन किस्म का वीडियो है। मतलब ये कोई क्रैश कोर्स टाइप का वीडियो नहीं है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ा धैर्य रखकर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत की जाएगी। किसी भी बातचीत को जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और आपको जैसे कि देखकर ही पता लग रहा होगा, इस वीडियो का जो टाइटल है उसका नाम है जेनेटिक डिजीज। और विक्टोरिया जी के बारे में बात करेंगे, जो महारानी विक्टोरिया हैं। उन्होंने किस तरीके से पूरी दुनिया को एक नई बीमारी से अवगत कराया, कई राजसी खानदानों को हीमोफीलिया जैसे खतरनाक रोग से पीड़ित होना पड़ा। क्योंकि महिलाओं में क्या स्थिति होती है, महिलाओं के पास डबल एक्स जीन होता है और ये एक्स क्रोमोसोमल डिजीज होता है। इसलिए उनके में थोड़ा कम चांस होता है हीमोफीलिया होने का। और जो पुरुष होते हैं उसमें दिक्कत ये आती है कि उनके पास जो क्रोमोसोम है वो एक्स वाई क्रोमोसोम है, तो हमारे पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है। इसलिए हमारे पास ये जो एक्स क्रोमोसोम है, इसके अस्वस्थ होने का, इसमें हीमोफीलिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए अक्सर पुरुष ही इस रोग से ज्यादा पीड़ित मिलेंगे आपको। जो महिलाएं होती हैं वो इसका कारक होती हैं, इसके वाहक होती हैं, ठीक है, कैरियर्स होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जेनेटिक डिजीज के बारे में, ऐसे विकारों के बारे में कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ये आनुवांशिक रोग क्या होते हैं। ठीक है, आनुवांशिक रोग क्या होते हैं समझना पड़ेगा आपको। तो आनुवांशिक रोग ऐसी बीमारियां या विकार हैं जो जीन या क्रोमोसोम्स में बदलाव की वजह से पैदा होते हैं। अक्सर माँ बाप से ही मिलते हैं, मतलब जन्मजात बच्चों में पाए जाते हैं। और जीन या क्रोमोसोम में किसी विशेष प्रकार का जब बदलाव होता है, कोई म्यूटेशन होता है या कोई असामान्यता पैदा हो जाती है, उस वजह से ये रोग पैदा होते हैं। और ये रोग माता पिता से सीधे संतानों में आनुवांशिक रूप से प्रसारित हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और इन रोगों का कारण जीन में हुई गलतियां हो सकती हैं, त्रुटियां हो सकती हैं। जैसे किसी विशेष जीन का उत्पादन कम हो सकता है, या उस जीन का जो काम हो, वो जीन अगर वो काम ठीक ढंग से ना कर रही हो, तो उससे शरीर के विभिन्न कार्य प्रभावित हो सकते हैं और एक नया रोग जो है पैदा हो सकता है। तो इसमें हम पहला रोग पढ़ेंगे रंजकहीनता, जिसको हम बोलते हैं एल्बिनिज्म। ये एक ही बड़ा अजीब किस्म का रोग होता है। इसमें मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है, हमारे शरीर में एक मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो हमारे शरीर में जो है रंग के लिए उत्तरदायी होता है। हमारे शरीर का जो कलर है उसके लिए उत्तरदायी होता है। और इस रोग में ये समस्या आती है कि मेलानिन नाम का जो पिगमेंट होता है उसका उत्पादन बहुत कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता। या तो उत्पादन होगा तो बहुत कम होगा, अदरवाइज बिल्कुल होगा ही नहीं। अगर इसकी इसकी वजह से क्या हो जाता है, मेलानिन की कमी की वजह से हमारी जो त्वचा है, हमारे बाल हो जाते हैं जो, और हमारे जो आंख है, उनका जो रंग होता है, उनका जो कलर होता है, वो नहीं मिल पाता उनको। इसलिए अक्सर ऐसे जो रोगी होते हैं उनको आप देखेंगे तो उनके शरीर का जो कलर है वो जैसे ही एकदम व्हाइट जैसा हो जाता है, या जगह जगह शरीर पर चकत्ते दिखाई पड़ते हैं व्हाइट कलर के। और उनके बाल सफेद हो जाते हैं और उनकी आंखों का जो कलर है वो भी काला कलर नहीं रह जाता, वो थोड़ा सा नीला या पिंक कलर हो जाता है। और बड़ी ही अजीब दशा हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे रोगों से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनकी जो त्वचा है वो हल्की हो जाएगी, बाल उनके सफेद हो जाते हैं, हल्के रंग के हो जाते हैं, और आंखें गुलाबी या हल्की नीली हो जाती हैं। ये सारी समस्याएं आती हैं। और ये जो समस्याएं पैदा हो रही, इनका मुख्य कारण क्या है, आनुवांशिक परिवर्तन, म्यूटेशन। म्यूटेशन आप समझते ही हैं। म्यूटेशन हमारे जीन में एक अचानक सडन चेंज होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बदलाव हो जाते हैं हमारे शरीर में। और कई बार इसी बदलाव के कारण हमें कई रोग भी हो जाते हैं। और अक्सर ये माता पिता से संतानों में ट्रांसफर होता है, इसलिए हम इसको जेनेटिक बोलते हैं, ठीक है, जेनेटिक डिजीज। देखिए, जेनेटिक डिजीज बोलने का मतलब ही हुआ कि आपके माता पिता से ही वो रोग आप में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट शब्द ये है कि अगर कहीं भी जेनेटिक डिजीज आ गया तो इसका मतलब समझिए कि ऐसा रोग जो हमको अपने माता पिता से मिलता है, जो हमको जन्मजात मिल जाता है, ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक बोलते हैं। तो रंजकहीनता से प्रभावित लोगों को धूप में, त्वचा और
आंखों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, इसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि जिस शरीर में मेलानिन नामक पिगमेंट की कमी हो जाती है, वो जो है सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उनकी सुरक्षा उससे कम होती है। इसलिए अक्सर बोला जाता है कि अफ्रीकन लोग जो होते हैं, अफ्रीका के जो लोग होते हैं, अफ्रीकन लोगों को कैंसर थोड़ा कम होता है, क्योंकि उनके शरीर में मेलानिन नाम का पिगमेंट थोड़ा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, उनके शरीर को नुकसान कम पहुंचाती है। और ये जो रंजकहीनता नामक रोग होता है, इसमें एल्बिनिज्म में क्या हो जाएगा, आपका मेलानिन पिगमेंट कम हो जाता है, इसलिए आपका जो शरीर है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से थोड़ा कम बच पाएगा। इसलिए आप ऐसे लोग जिनको एल्बिनिज्म हुआ रहता है, जो ऐसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, उनको धूप में बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है, समझिए। अब एक अगला रोग हमारे सामने है, जिसका नाम होता है अल्केप्टोन्यूरिया। अल्केप्टोन्यूरिया जो है, ये भी एक अनुवांशिक ही रोग है, एक बहुत ही रेयर डिजीज है। इसमें एक समस्या आती है, इसमें हमारे शरीर में एक एसिड बनता है, जिसका नाम होता है होमोजेंटिसिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या है, होमोजेंटिसिक एसिड है। ये रासायनिक पदार्थ जो है, इसका विघटन हमारे शरीर में होना चाहिए। ठीक है, इस पदार्थ का विघटन मतलब ये हमारा ये जो पदार्थ बन रहा है, ये पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है। ठीक है, ये शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है, लेकिन इस रोग में दिक्कत ये आ जाती है, इस रोग में शरीर में ये जो होमोजेंटिसिक एसिड है, इसका संचय होने लगता है। संचय मतलब ये हमारे शरीर में ही क्या होने लगता है, स्टोर होने लगता है, जो धीरे धीरे करके हड्डियों में, उपास्थियों में और अन्य टिश्यूज में जमा होने लगता है, जिससे तरह तरह की जो है स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अब इसका लक्षण क्या होता है, जिसको ये रोग हो जाएगा उसका लक्षण क्या होगा, समझिएगा। इसमें जो आपका मूत्र है, जो पेशाब है, जिसको आप बोलते हैं, जो आपका मूत्र है वो गहरे कलर का आएगा, गहरे रंग का हो जाएगा, डार्क कलर का जो है पेशाब होता है। और अगर ये हवा के संपर्क में आता है, तो संपर्क में आने के बाद काला पड़ जाता है। ठीक है, ये जो आपका मूत्र है, ये अगर हवा के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाता है। ठीक है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, जोड़ों में दर्द और कठोरता होने लगती है। आपके जो जोड़े हैं, उनको थोड़ा सा मोड़ना मुश्किल हो जाएगा, उसमें बहुत दर्द होता है। क्यों, क्योंकि वहीं पर ये जो होमोजेंटिसिक एसिड है, वो जाकर जमा होने लगता है आपके उपास्थियों में, आपके हड्डियों में। ये होमोजेंटिसिक एसिड जो होता है, वो जाकर जमा होने लगता है। इस वजह से आपके जोड़ों में कठोरता और दर्द जो है उभर जाता है, और इसी को हम बोलते हैं ओक्रोनोसिस। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ओक्रोनोसिस। बहुत गहराई और बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आने वाले यूपीपीसीएस के एग्जाम में जनरल साइंस से खास करके रोगों से संबंधित काफी सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये पीडीएफ और ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो त्वचा और आंखों का जो कलर हो जाता है, वो कुछ मामलों में जो है सफेद भाग में गहरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक है, देखिए वैसे कभी लक्षण तो नहीं पूछता, लेकिन बाय द वे आप आयोग का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है वो लक्षण ही पूछ ले। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, वो पूरा रोग पढ़ तो लेते हैं, परंतु लक्षण पर थोड़ा कम ध्यान जाता है उनका। उनको लगता है लक्षण काफी इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन मेरे हिसाब से लक्षण भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोग को पहचानने का एक बड़ा कारण लक्षण भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई रोग पढ़ रहे हो, क्योंकि एक ये रेयर डिजीज है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान जाना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक समस्या और है कि ये जो रोग होता है, इसमें हमारे शरीर में एक एचजीडी नाम का जीन होता है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, उसमें उत्परिवर्तन हो जाता है, जो कि होमोजेंटिसिक एसिड को विघटित करने के लिए जिम्मेदार एंजाइम बनाने में सहायता करता है। मतलब कि समझिएगा, बहुत ही सिंपल शब्द में समझिए कि होमो जो हमारे शरीर में होमोजेंटिसिक जेनेटिक एसिड बनता है, उसका विघटन होना बहुत जरूरी है हमारे बॉडी में। और उसको विघटित करने के लिए जो एंजाइम है, उसको विघटित करने के लिए जो एंजाइम है, उसको बनाने में एचजीडी नामक जीन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यही जो जीन है, ये म्यूटेशन कर गया, इसमें म्यूटेशन हो गया, और इसलिए जो एंजाइम है, जो एंजाइम इसको बनाता, इसको निकालता बाहर शरीर से, वो ठीक से बन नहीं पाया, और इस वजह से ये एसिड हमारे शरीर में ही जमा होने लगता है, और इसलिए ये समस्याएं पैदा होती हैं। इस विकार का कोई पूर्ण रूप से इलाज भी नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ठीक करना चाहें, इसका प्रबंधन करना चाहें, तो उचित दवाएं, उचित आहार और अपने जीवन शैली में
बदलाव करें तो इस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं। अब थोड़ा सा, अभी तक हमने बात की होमोजेंटेसिक एसिड के बारे में, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल मटेरियल है। ये हमारे शरीर में टायरोजिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, ठीक है। एक टायरोजिन अमीनो अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन नाम का अमीनो एसिड। इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब इनका चयापचय, उपापचय, मतलब कि ये हमारे शरीर में कैसे उपयोग होंगे, इनका उपयोग कैसे होगा, उसी के टाइम पर इनका जो है ओरिजिन होती है। मतलब ये जो होमोजेंटिसिक एसिड है ये कब पैदा होता है, ये टायरोजिन और फिनाइल एलेनिन नामक एमिनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म के टाइम पर उत्पन्न हो जाता है। और सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, ये हमारा जो बॉडी है, हमारे जो शरीर है, ये इस एसिड को, यौगिकों में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, और इसको चेंज करके आसानी से विघटित करके हमारे शरीर से बाहर कर देता है। परंतु कुछ दुर्लभ अनुवांशिक बीमारियों में क्या हो जाता है, जैसे कि एक बीमारी होती है, अभी ऊपर ही आपने पढ़ा, नाम क्या है, अल्केप्टोन्यूरिया। इसमें इसी एसिड का हमारे शरीर में विघटन नहीं हो पाता और परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में इसका स्टोरेज होने लगता है और ये समस्या बढ़ा देता है, ठीक है। अब HGD जो जीन है उसके बारे में भी समझ लिया मैंने सर, स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि ये जो क्लास होने वाली है थोड़ा सा डीप गहराई वाली क्लास है, इसमें ऊपर ऊपर से निकलने वाली कोई बात नहीं है। जिस भी टॉपिक पर हम जाएंगे, अगर वो टॉपिक थोड़ा सा भी लगेगा कि टफ है, तो उसके बारे में जरूर हम जानेंगे। अभी तक हमने बात की थी HGD जीन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं होमोजेंटिसेज 1,2 डाइऑक्सीजिनेज जीन, ठीक है। तो ये जो जीन है ये क्या है, ये वही जीन है जो कि होमोजेंटिसेट 1,2 डाइऑक्सीजिनेज नामक एंजाइम को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान रखिएगा, ये वही जीन है जो 1,2 डाइऑक्सीनेज एंजाइम को बनाता है, ठीक है। और ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम अमीनो एसिड टायरोजिन और फिनाइल एलेनिन के मेटाबॉलिज्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह होमोजेंटिसिक एसिड को ब्रेक करने में भी मदद करता है, जिससे कि ये शरीर में हानिकारक रूप से जमा नहीं हो पाता। अब हम समझते हैं कि जो HGD जीन है इसकी भूमिका क्या है, हमारे शरीर में क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो HGD जीन जो है वो टायरोजिन और फिनाइल एलेनिन के चयापचय प्रक्रिया में शामिल होता है और होमोजेंटिसिक एसिड को विघटित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो अभी तक इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे वीडियो में आपको ये समझ आ गया होगा कि HGD जीन जो है वही जो है होमोजेंटिसिक एसिड को विघटित करने के लिए एंजाइम प्रदान करता है, ठीक है। अब क्या होगा, यह एंजाइम होमोजेंटिसिक एसिड को मेलिलो एसिटोएसिटेट में क्या करता है, बदल देता है, उसी में चेंज कर देता है, जो कि बाद में सॉरी बाद में शरीर के द्वारा बड़े आसानी से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। ये पूरा मामला है। अब चलिए आगे समझते हैं, इसका उपचार क्या करेंगे, इसका निदान कैसे होगा और इसका उपचार क्या करेंगे। अभी आपको बताया मैंने एल्बिनिज्म। देखिए, जब रंजकहीनता नामक समस्या आती है तो किस प्रकार से जो बीमार व्यक्ति होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, कैसे दिखाई पड़ते हैं, आपको दिख रहा होगा, इनके चेहरे पर व्हाइट कलर के चकत्ते आपको दिख रहे होंगे। ये वो बीमारी है जिसका नाम है रंजकहीनता या एल्बिनिज्म, ठीक है। और अल्केप्टोन्यूरिया जो हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके शरीर पर छोटे छोटे चकत्ते जैसे दाने पड़े हुए हैं, ठीक है। अब किस प्रकार से हम अल्केप्टोन्यूरिया का निदान कर सकते हैं, तो एक होती है जेनेटिक टेस्टिंग, मतलब आपकी जीनों का चेकअप होता है, जीन चेक किए जाते हैं, और HGD जीन में जो म्यूटेशन होता है अगर उसकी पहचान कर ली जाए तो उससे जो है इनका निदान संभव है। हालांकि अगर हम देखा जाए कि इस जीन से संबंधित जो रोग होते हैं उसका अभी फिलहाल कोई पूर्ण रूप से इलाज नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने आहार पर कंट्रोल करके, मतलब हम अपने डाइट पर कंट्रोल करके और दवाओं के द्वारा इनके लक्षणों को कम कर सकते हैं। मतलब रोग तो समाप्त नहीं कर सकते, परंतु उनके लक्षणों को कम किया जा सकता है, ठीक है। ये पूरा मामला है आपका। अब चलिए अगले रोग पर बढ़ते हैं। अगला रोग क्या है, अगला रोग है फेनिलकेटोन्यूरिया। ये भी एक काफी रेयर आनुवंशिक रोग है जो कि अक्सर जन्मजात बच्चों में दिखाई पड़ जाता है, और अगर बचपन में ही इस पर ध्यान दे लिया जाए, इसको अच्छे से अगर इसको टेक केयर कर लिया जाए तो आगे चलकर समस्या नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है, बचपन में इस प्रकार के रोगों का जो है इलाज नहीं किया जाता तो आगे चलकर बड़ा ही खतरनाक मामला बन जाता है। यह भी एक आनुवंशिक रोग है जो कि शरीर में एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम होता है फेनाइल एलेनिन। अभी हमने पहले बात करी, फेनाइल एलेनिन नाम का जो अमीनो एसिड है
अगर वो ठीक ढंग से हमारे शरीर में विघटित ना हो पाए तो ये रोग पैदा हो जाता है। तो फेनाइल एलेनिन नामक एक आवश्यक अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों और कुछ कृत्रिम मिठासों मतलब कुछ आर्टिफिशियल सुगर्स में पाया जाता है, ठीक है। पीकेयू रोग से जो प्रभावित लोग होते हैं उनके शरीर में यही फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम की कमी हो जाती है, ठीक है। क्या होता है आप ध्यान रखिएगा, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो फेनाइल एलेनिन को क्या करता है, विघटित करता है। और इसी एंजाइम की कमी की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो फेनाइल एलेनिन है वो हमारे शरीर में विघटित नहीं होगा और इससे समस्याएं पैदा हो जाएंगी, जो कि सामान्य रूप से अब देखिए इस एंजाइम की कमी अगर हुई, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम की अगर कमी होगी तो फिर क्या दिक्कत होगी। सामान्य रूप से फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलने के लिए आवश्यक एंजाइम होता है, लेकिन अगर ये एंजाइम कम पड़ गया हमारे शरीर में या इसकी कम हो जाए तो जो अमीनो एसिड है इसका नाम है फिनाइल एलेनिन, ये अमीनो एसिड हमारे ब्लड में असामान्य रूप से बढ़ जाएगा। जैसे हमारे ब्लड लेवल में इस अमीनो एसिड को आप देखेंगे इसका स्तर क्या होगा, ये फिनाइल एलेनिन नाम का जो अमीनो एसिड है इसका स्तर हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा और इसकी वजह से हमारे ब्रेन को और हमारे तंत्रिका तंत्र को गंभीर रूप से क्षति हो सकती है। ये बड़ी समस्या का कारण है, ठीक है। और ये भी एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज है, बड़े ही ध्यान से समझते हुए चलिएगा मामले को, ठीक है। अब फेनिल केटोन्यूरिया जो है, ये जो रोग है इसका लक्षण क्या है इसको ध्यान दीजिए। तो फेनिल केटोन्यूरिया जो है इसका लक्षण आपको जन्म के कुछ महीनों बाद से ही दिखाई पड़ने लग जाएगा और अगर इसका सही टाइम पर इलाज नहीं करेंगे तो समस्या हो सकती है। और अगर ये रोग आप में बढ़ गया तो फिर क्या क्या दिक्कतें आ सकती है ध्यान दीजिएगा। पहला तो मानसिक विकास में देरी हो जाएगी, जो आपका मेंटल डेवलपमेंट है मतलब आपके ब्रेन का जो विकास है उस पर एक नकारात्मक असर दिखाई पड़ सकता है। आपका ब्रेन जो क्षतिग्रस्त हो सकता है और मानसिक रूप से आप क्या हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं। दूसरा, मिर्गी मिर्गी की समस्या आ सकती है, दौरे पड़ने लग सकते हैं। और तीसरा है स्वभाव में बदलाव, आपका जो नेचर है, आपका जो व्यवहार है उसमें बदलाव आएगा, आप हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा और त्वचा तथा बालों का जो रंग हो जाएगा वो थोड़ा हल्का पड़ जाएगा। फेनाइल एल्निन का जो विघटन न हो पाए इस वजह से मेलेनिन का उत्पादन क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। मतलब कि अगर इस अमीनो एसिड का, फेनाइल एल्निन नामक अमीनो एसिड का विघटन ना हो हमारे शरीर में सॉरी, तो मेलानिन नाम का जो पिगमेंट है वो थोड़ा कम बनेगा और इस वजह से हमारे त्वचा और बालों का रंग जो है वो हल्का पड़ जाएगा और हमारे मूत्र में, हमारे पेशाब में गंध आएगी। क्यों? क्योंकि फेनाइल एल्निन के उपचय से क्या होगा, मूत्र में तेजी से गंध हो सकती है। ये समस्याएं आ सकती हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए समझते हैं इसका कारण क्या है। हालांकि मैंने आपको कारण ऑलरेडी बता रखा है कि आखिर ये पीकेयू जो है, फेनिल केटोन्यूरिया, ये क्यों होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव आनुवंशिक विकार है। ऑटोसोमल रिसेसिव आनुवंशिक विकार का मतलब हुआ कि ये बच्चे को, दोनों जो माता पिता हैं वहां से दोषपूर्ण मतलब उनकी जो जीन है, उनका जो जीन है उसमें कुछ समस्याएं हैं। ऐसी समस्याग्रस्त जीन जो है उसकी फोटोकॉपी जो है बच्चे में चली गई और इस वजह से पीएएच जीन, जिसको हम बोलते हैं फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जीन, इसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, जो कि फेनाइल एलेनिन को विघटित करने वाले एंजाइम को नियंत्रित करता है। और चूंकि अब फेनाइल एलेनिन जो है वो विघटित नहीं होगा, इस वजह से आपको फेनिल केटोन्यूरिया नामक भयंकर बीमारी हो सकती है। इसका निदान कैसे होगा, इलाज कैसे करेंगे? नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग की जाती है, चेकअप किया जाता है कि कहीं देखा जाए कि अधिकतर देशों में जन्म के तुरंत बाद शिशुओं में पीकेयू के लिए स्क्रीनिंग होती है और रक्त परीक्षण से यह देखा जाता है कि शिशु के खून में फिनाइल एलेनिन का स्तर सामान्य है कि अधिक है। और अगर सामान्य से अधिक स्तर है तो पता लग जाता है कि शिशु को जो है पीकेयू नामक समस्या है, ठीक है। एक दूसरी चीज क्या है, एक होता है जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है। जेनेटिक टेस्टिंग का मतलब होता है कि अगर पीकेयू के आनुवंशिक कारणों की पुष्टि करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है जेनेटिक टेस्टिंग। मतलब हम जीन का टेस्ट करते हैं कि बच्चे में जो जीन रिलेटेड है फेनिल एनालिन के, ठीक है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं है, या उसमें कोई खराबी है, ठीक है।
उपचार, अगर उपचार की बात करें तो पीकेयू का इलाज जो है मुख्य रूप से आहार पर निर्भर करता है, हमारी डाइट पर निर्भर करता है। जिन चीजों में फेनाइल एलनिन की उच्च मात्रा है उसे हम आहार से बाहर कर देंगे, ठीक है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडे, दूध और नट्स, स्पेशल डाइट, विशेष फार्मूला और आहार जो फेनाइल एलनिन से मुक्त या कम होते हैं। नियमित परीक्षण, रक्त में फेनाइल एलनिन के स्तर की निगरानी करने के लिए एक जांच कराई जाएगी। समय पर निदान और उचित आहार से पीक्यू से प्रभावित जो व्यक्ति हैं उनका सामान्य जीवन जो है जिया जा सकता है, लेकिन अगर इसका समय पर इलाज न करा जाए तो इससे गंभीर मानसिक और शारीरिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ये बात ध्यान रखने योग्य है। अब चलिए टायरोजिन के बारे में बात कर लेते हैं। टायरोजिन जो है एक अमीनो एसिड है जो कि आवश्यक नहीं है, मतलब इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में इसको फेनाइल एलनिन से बनाया जाता है। फेनाइल एलनिन को ही टायरोजिन में जो है चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। इसको हम टायरोजिन में ही हमारा बॉडी जो है चेंज करता है और यह शरीर के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है, जैसे कि प्रोटीन का निर्माण करना हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करना हुआ। हमारे शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब हुआ वो केमिकल मैसेंजर होते हैं, ठीक है, एक प्रकार के क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों का मैसेज पहुंचाते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। और हार्मोन्स के निर्माण में भी मदद करता है टायरोजिन, ठीक है। ये टायरोजिन का फार्मूला आप देख सकते हैं, ठीक है, टायरोजिन का जो है फार्मूला आप देख सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमोनिया ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं, टायरोजिन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य समझ लेते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको पता ही है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम करता है न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन। तो जैसे कि टायरोजिन से डोपामाइन, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन जैसे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं और ये रसायन जो है वो हमारे ब्रेन में संदेश भेजने और स्वभाव तथा तनाव प्रक्रिया और ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थायराइड हार्मोन का जो निर्माण होता है उसके उत्पादन में भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, उसी के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन और ट्राईआयोडोथायरोनिन नामक हार्मोन जो है बनाया जाता है। इसका निर्माण भी टायरोजिन पर निर्भर करता है। ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं और मेलानिन के उत्पादन पर भी इसका असर दिखता है। टायरोजिन नामक जो अमीनो एसिड है, इससे मेलानिन नामक रंजक का उत्पादन होता है जो त्वचा, बाल और आंखों को रंग प्रदान करता है। आपको मेलानिन के बारे में अच्छे से पता हो गया होगा, मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब टायरोजिन कहां से मिल जाएगा हमको? टायरोजिन जो है तो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि मांस हुआ, मछली हुआ और अंडे हुए। डेयरी उत्पादों में मिल जाएगा आपको, दूध, दही, पनीर में मिल जाएगा। सोया उत्पादों में मिल जाएगा, सोया उत्पाद में सोयाबीन वगैरह में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, नट्स और बीजों में भी आपको पाया जाएगा। टायरोजिन का जो महत्व है वो न्यूरोलॉजिकल और हार्मोनल हेल्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसके उचित स्तर को बनाए रखना शरीर के कई कार्यों के लिए बहुत आवश्यक होता है। लेकिन इसके बाद भी ध्यान रखिएगा, टायरोजिन जो है, टायरोजिन नामक जो अमीनो एसिड है ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। ये क्या है? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, क्योंकि इसका हमारा शरीर बना सकता है। जो अमीनो एसिड हमारा शरीर बना ले उसको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल, ठीक है। इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा समझ लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि टायरोजिन नाम का जो अमीनो एसिड होता है, टायरोजिन नाम का जो अमीनो एसिड होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर भी बनाता है, ठीक है, उनके भी उत्पादन में मदद करता है। तो अब समझ ही लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज बीच में छोड़कर आगे बढ़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो भी चीज आपको रास्ते में दिखाई पड़े उसको समझते हुए चलिए। यूपीएससी यूपीपीएससी की जर्नी यही होती है। हालांकि बस इसका ध्यान रखना है कि सिलेबस जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए और ये काफी इंपॉर्टेंट है सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए समझते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो चलिए समझ लेते हैं रासायनिक संदेश वाहकों के बारे में, जिनको हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स। इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। एक्चुअली में ये तंत्रिका कोशिकाओं, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं उनको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के मध्य जो है संदेशों का आदान प्रदान करने में ये बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। न्यूरो
ट्रांसमीटर का मतलब क्या हुआ? ट्रांसमीटर क्या करता है? आपको पता ही होगा ट्रांसमीटर का मेन काम क्या होता है। ट्रांसमीटर का मेन काम होता है संदेश पहुंचाना या संदेश देना। तो न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जो न्यूरॉन्स के बीच में जो संदेश पहुंचाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब समझिए कैसे वो पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच में महत्वपूर्ण संचार की भूमिका निभाते हैं। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है तो यह न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में रासायनिक संदेश भेजता है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से हम किसी को बुलाते हैं हेलो हाय करके, इस तरीके से हमारे शरीर की कार्य प्रणाली नहीं चलती है। हमारे शरीर की कार्य प्रणाली चलती है कि जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को संदेश भेजता है तो वो रासायनिक संदेश होता है। क्या होता है? रासायनिक, मतलब केमिकल के रूप में ऐसा मैसेज जाता है। इसीलिए इनका नाम पड़ गया केमिकल मैसेंजर। मतलब जो मैसेज होता है वो केमिकल या रसायन के रूप में जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, अब चलिए इसकी कार्य प्रणाली समझते हैं। हालांकि इसमें तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको समझिएगा। एक तो होता है सिनेप्स, दूसरा होता है रिसेप्टर्स और तीसरा होता है सिग्नलिंग। ठीक है, अभी आपको हम फिगर के हिसाब से बता देंगे, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आपको पिक्चर इसका दिखाएंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिनेप्स क्या होता है? न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है। जैसे दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है, जैसे मान लीजिए एक न्यूरॉन ये हुआ, एक न्यूरॉन ये हुआ, इसके बीच में जो गैप है उसी को हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। ठीक है, जब एक न्यूरॉन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे, मतलब जैसे देखो ये एक न्यूरॉन हुआ और ये दूसरा न्यूरॉन हुआ, तो दोनों के बीच में जो गैप है उसी को क्या बोलेंगे? सिनेप्स। दोनों के बीच में जो गैप है उसको सिनेप्स बोलेंगे। तो सिनेप्स से पहले जो न्यूरॉन है उसको बोलेंगे प्री सिनेप्टिक। उसको क्या बोलेंगे? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और जो उस सिनेप्स के मतलब उस गैप के जो बाद होगा उसको बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक। उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो ध्यान रखिएगा, जब एक न्यूरॉन एक संकेत भेजता है तो वह न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है। ठीक है, क्या छोड़ता है? न्यूरोट्रांसमीटर। और रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दूसरे न्यूरॉन की सतह पर विशेष रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर मतलब क्या होता है? किसी चीज को ग्रहण करने की एक संरचना जो है उसी को रिसेप्टर बोलते हैं। तो जब एक न्यूरॉन मैसेज भेजता है तो दूसरे न्यूरॉन तक तो जाएगा ही। किस रूप में जा रहा है वो? न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में, केमिकल मैसेज के रूप में जा रहा है। और उसको ग्रहण करने के लिए एक संरचना बनी होती है, उसी को हम बोलते हैं रिसेप्टर। रिसीव करता है, रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला। ठीक है, और सिग्नलिंग क्या होती है? न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के साथ जुड़ते हैं और एक नया तंत्रिका संदेश उत्पन्न कर देते हैं। एक नया तंत्रिका संकेत उत्पन्न करते हैं जिससे मस्तिष्क या शरीर की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती। मतलब हमारे शरीर में जो भी चीजें घटित हो रही हैं, जैसे हमने कोई चीज देख ली, हम डर गए, तो ये भी तो एक प्रकार का मैसेज हुआ। ये मैसेज ब्रेन ही तो भेजेगा हमारे शरीर को। मान लो हमारे ऊपर गर्म चीज गिर गई, तो हम अपना हाथ कैसे तेजी से हटा लेते हैं? ये न्यूरॉन्स के सिग्नल्स के ही तो द्वारा ये पॉसिबल होता है। ठीक है, अगर ये प्रणाली बंद हो जाए तो हमारे अंदर की जो संवेदना है वो समाप्त हो जाएगी। अब चलिए ये फिगर समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये यही वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाते हैं। ये जो बीच में आपको जगह दिखाई पड़ रही है, जो दिख रहा है, यही है सिनेप्स, मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है। और ये वो सतह है जिस सतह पर इनका संदेश जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिसेप्टर बोलेंगे। यहीं से वो मैसेज जो है रिसीव किया जा रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? रिसेप्टर। सिनेप्स मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है। और अगर हम इस फिगर को समझ पा रहे हैं तो देखो एक न्यूरॉन ये है, दूसरा न्यूरॉन ये है, उसके बीच में जो गैप बना हुआ है वही है क्या? सिनेप्स। और यहाँ पर इसी जगह का जो है चित्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये बड़ा करके इसको दिखाया गया है, जिसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए समझते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के प्रकार, मतलब कितने प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे आप समझिए डोपामाइन के बारे में समझिए। डोपामाइन डोपामाइन क्या होती है? ये हमारे अंदर सुख और प्रेरणा की भावना, मस्तिष्क में जो अवार्ड सिस्टम होता है, मतलब हम कोई काम करते हैं जिसको करते हुए हमको बड़ा इंजॉयमेंट मिलता है, उसी को हम बोलते हैं इनाम। इनाम प्रणाली, अवार्ड सिस्टम, अवार्ड एंड प्लीजर। ठीक है, अवार्ड एंड प्लीजर, ध्यान रखिएगा। तो ये जो डोपामाइन है ना, उसी को नियंत्रित करता है। मतलब हम खुश हो रहे हैं, हमारे अंदर इंस्पिरेशन आ रहा है, हमारे अंदर प्रेरणा की भावना आ रही है,
इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का जो ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर, उसको बोलते हैं डोपामाइन। इससे जुड़ी समस्याएं क्या हो सकती हैं? अगर हमारे शरीर में डोपामाइन का असंतुलन हो जाए तो उससे हमको पार्किंसन रोग, डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया नामक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दूसरा जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको बोलते हैं सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन का मुख्य काम क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन भी है, आपको पता होगा अच्छे से। मूड जो है, जैसे कि अभी बोल देंगे मूड खराब है, मूड अच्छा है, या नींद, स्लीप हो गई, भूख हो गई और पाचन, इन सब चीजों को नियंत्रित करने का काम करता है। और इससे जुड़े समस्याएं क्या हो सकती हैं? सेरोटोनिन की अगर कमी हो जाए तो डिप्रेशन हो सकता है, चिंता हो सकती है और नींद की समस्या हो सकती है। नींद, इंसोम्निया जिसको बोलते हैं। ठीक है, नींद की समस्या क्या होती है? इंसोम्निया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक और न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर एड्रिनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर एपिनेफ्रिन जो होता है उसकी भूमिका क्या है हमारे शरीर में? सतर्कता, केयरफुलनेस, ध्यान और स्ट्रेस, इस सारी रिस्पॉन्स को, जो हमारे शरीर में सतर्कता की भावना आती है, ध्यान आता है, या हमारे अंदर अवसाद आता है, स्ट्रेस आता है, इन सारी प्रतिक्रियाओं को, इन सारे रिएक्शंस को, रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने का काम करता है नॉर एड्रिनालिन। इससे जुड़े विकार क्या हो सकते हैं? इससे जुड़ी समस्याएं क्या आ सकती हैं? जैसे हमको तनाव हो सकता है, चिंता आ सकती है। ठीक है, चिंता जैसी समस्याएं, एंजाइटी आ सकती है, और हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है। एक दूसरा आता है गामा। ठीक है, गामा लिख दिया है, इसका शॉर्टकट नाम होता है गाबा, GABA। तो गामा अमीनो बेटरिक एसिड। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक प्रकार का अवरोधक न्यूरोट्रांसमीटर है। मतलब ये मस्तिष्क में जो तंत्रिका की गतिविधि होती है, मतलब हमारी जो न्यूरॉन सिस्टम की एक्टिविटीज होती है, उनको स्लो करने का काम करता है। न्यूरॉन एक्टिविटी को क्या करता है? न्यूरॉन एक्टिविटी को ये स्लो करने का काम करता है, उनको धीमा करता है। ठीक है, और शांति अवस्था को क्या करता है? बनाए रखता है। जैसे एग्जांपल के रूप में, आप खड़े हुए हैं, आप बैठे हुए हैं और कोई आपको गाली दे रहा है, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो शांति अवस्था को बनाए रखने का जो है काम करता है। और अगर ये कम हो जाए हमारे शरीर में, इससे जुड़े जो विकार हैं, इससे जुड़ी समस्याएं क्या है? इसकी कमी से चिंता हो सकती है, मिर्गी आ सकती है, अनिद्रा हो सकती है। अब दूसरा, एक अगला जो है न्यूरोट्रांसमीटर, उसका नाम है एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, एसिटाइल कोलाइन, या उसको आप बोल सकते हैं एसिटिल कोलाइन। ठीक है, ये क्या होता है? इसकी जो भूमिका है, ये हमारे स्मृति, मतलब मेमोरी में, हमारे ध्यान में और मांसपेशियों की गतिविधियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और इससे जुड़ी समस्याएं क्या हो सकती हैं? अल्जाइमर रोग, आपने सुना होगा अल्जाइमर रोग के बारे में। अल्जाइमर रोग एक ऐसा रोग होता है जिसमें आदमी अपनी स्मृति धीरे धीरे करके गंवा बैठता है, धीरे धीरे करके वो अपनी आकृति क्या करता है? गंवा देता है। ठीक है, और मांसपेशियों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। ग्लूटामेट एक अलग न्यूरोट्रांसमीटर है, इसकी भूमिका होती है, ये हमारे ब्रेन का सबसे मुख्य उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब जो हमारे अंदर सीखने और स्मृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर इससे संबंधित समस्याओं की बात करें, तो अगर अधिक मात्रा में ग्लूटामेट हो जाए तो तंत्रिका कोशिकाओं को क्षति पहुंच सकती है और न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस से समस्याएं बढ़ सकती हैं। मतलब ऐसे रोग जिनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? न्यूरो डीजेनरेटिव, मतलब नर्वस सिस्टम क्या हो जाए? डीजेनरेट होना शुरू हो, जनरेट के बजाय क्या हो? डीजेनरेट, मतलब समाप्त होना, या धीरे धीरे करके क्षीण होना शुरू हो जाए। हमारी मस्तिष्क की समस्याएं आ सकती हैं नई नई। ठीक है, अब जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे शरीर में, उनका इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझिए। जैसे कि विभिन्न प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर जो है हमारे मूड को, हमारे मेमोरी को, हमारे ध्यान को, हमारा स्नायु संचालन, मतलब नर्वस सिस्टम का संचालन, स्ट्रेस स्ट्रेस रिस्पॉन्स जैसी प्रतिक्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में इनका गड़बड़ी हो जाए, इनका असंतुलन हो जाए, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती है। जैसे डिप्रेशन हो सकता है, चिंता हो सकती है, पार्किंसन हो सकता है, और सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी हो सकती है। न्यूरोट्रांसमीटर शरीर के तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के कामकाज के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और कई शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण रोग हुआ जिसको हम लिंग संलग्न विकार मानते हैं। लिंग संलग्न मतलब हमारे शरीर में दो प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक तो ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स होते हैं, और दूसरे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है,
तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं आपको पता है ये लिंग निर्धारण का काम करते हैं। क्या करते हैं? लिंग निर्धारण का काम करते हैं। तो ऐसे रोग जो लिंग निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम से संबंधित रोग हों उन्हीं को हम बोलते हैं लिंग संलग्न रोग। क्या बोलते हैं? लिंग संलग्न रोग या विकार। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये एक एक्स क्रोमोसोम या एक्स लिंग संलग्न रोग माना जाता है। ये जो हीमोफीलिया है ये एक्स क्रोमोसोम से संबंधित रोग है। कैसे समझिएगा, सबसे पहले समझ लीजिए हीमोफीलिया होता क्या है। हीमोफीलिया एक ऐसी समस्या है हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर में खून बहना अगर शुरू हो जाए तो फिर उसे रोकने में बड़ी कठिनाई होती है। मतलब ब्लड क्लॉट, हमारे शरीर में क्या ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। जिसको भी हीमोफीलिया रोग हो जाए उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। इसका मतलब यह है कि अगर आपका एक बार ब्लड निकलना शुरू हुआ तो आपकी मृत्यु तक वो बहता रहेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज समझिए, हमारे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन एलिमेंट होता है, यही ब्लड क्लॉटिंग के लिए जाना जाता है। और एक विटामिन के होता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के। ये भी ब्लड क्लॉटिंग में काफी योगदान करता है। ठीक है, तो आगे समझिएगा, अगर आपके शरीर में कोई चोट लगती है तो खून जमने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है, जिससे खून बहना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन हीमोफीलिया में यही प्रक्रिया जो है सही ढंग से काम नहीं करती, क्योंकि शरीर में एक महत्वपूर्ण जो प्रोटीन है जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं उसकी कमी हो जाती है, जो खून को जमाने में मदद करता है। अब हीमोफीलिया के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? दो प्रकार की मुख्य हीमोफीलिया होती है, एक तो हीमोफीलिया ए, दूसरा हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की कमी होती है, जबकि हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी होती है। ये विकार आमतौर पर पुरुषों में अधिक होते हैं। क्यों पुरुषों में अधिक होते हैं? क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोमल डिजीज है। तो हमारे पास जैसे जो पुरुष है उनका जो क्रोमोसोम है वो एक्स वाई है, और जो महिलाओं का क्रोमोसोम क्या है? एक्स एक्स है। तो इसमें अगर एक एक्स में समस्या होगी, दूसरा एक्स तो स्वस्थ है, लेकिन हमारे में अगर एक एक्स गड़बड़ हो गया तो हमें बीमारी हो जाएगी। क्योंकि महिलाओं में डबल एक्स क्रोमोसोम होता है ना, डबल एक्स। तो ये मान लो एक बीमारी पकड़ लिया तो दूसरा तो सही है, लेकिन हमारे में अगर एक ही, पुरुषों में अगर एक ही एक्स आपका जो है अस्वस्थ हो गया, उसमें अगर हीमोफीलिया हो गया, तो फिर आपके पास दूसरा क्रोमोसोम तो वाई है, इसलिए आपके बचने के चांसेस सबसे कम है। तो इसीलिए जो हीमोफीलिया रोग होता है वह हमेशा लगभग पुरुषों में ही होता है, और जो महिलाएं होती हैं इसके कैरियर होती हैं। क्या होती हैं? कैरियर, वाहक होती हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो महारानी विक्टोरिया का नाम हीमोफीलिया के इतिहास से बहुत गहराइयों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस बीमारी को उन्होंने अपने वंशजों में फैला दिया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रॉयल डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? रॉयल डिजीज, या इसको राजवंशीय रोग कहते हैं। अब महारानी विक्टोरिया का हीमोफीलिया के साथ क्या इतिहास रहा इसको समझिए। विक्टोरिया का जो संबंध रहा, विक्टोरिया की बात करें तो 1819 से 1901 तक जीवित रही, और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य पर लगभग 63 वर्षों तक जो है शासन किया। और वो इस बीमारी की वाहक थी, मतलब उन्होंने इस बीमारी को क्या किया? वाहक के रूप में इसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने का काम किया। और विक्टोरिया के जो पूर्वज थे उनमें हीमोफीलिया का कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई लक्षण नहीं मिला। तो इसलिए ऐसा माना जाता है यह बीमारी उनके जीन में हुए म्यूटेशन के कारण उत्पन्न हुई, मतलब उन्हीं के जीन में कोई समस्या पैदा हुई, कोई बीमारी पैदा हुई, जिस वजह से उनका पूरा खानदान, पूरा वंश जो है हीमोफीलिया से ग्रसित हो गया। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि किस प्रकार से हीमोफीलिया को उनके वंशजों में प्रसार हुआ। तो महारानी विक्टोरिया के एक बेटे थे जिनका नाम था प्रिंस लेओपोल्ड ड्यूक ऑफ अल्बनी। वो हीमोफीलिया से ग्रसित हुए थे, और उनके खून के जमने की जो समस्या है उसी के कारण उनकी मृत्यु 30 साल की उम्र में ही हो गई। एक छोटी सी चोट उनको लग गई और उसी चोट के वजह से उनकी मृत्यु हो गई। महारानी विक्टोरिया की जो बेटियां थी एलिस और बेट्रिस, वो भी हीमोफीलिया की वाहक बनी, कैरियर बनी, और इस विकार को उन्होंने अपने बच्चों में भी जो है स्थानांतरित किया, पहुंचाया। और विक्टोरिया का चूंकि यूरोपीय राजवंशों में वैवाहिक संबंध भी हुआ करता था, इसलिए यूरोपीय राजवंशों में भी इसका प्रचार हुआ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, विक्टोरिया की जो बेटी एलिस थी, ठीक है, उनकी बेटी अलेक्जेंड्रा ने रूस के जो जार निकोलस सेकंड है उनसे शादी की, और उनका बेटा जारेविच एलेक्सी वो भी हीमोफीलिया से पीड़ित हो गया। इससे रूसी शाही परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा,
और विक्टोरिया की एक और बेटी बिट्रिस ने स्पेन और अन्य यूरोपीय राजवंशों में भी इस बीमारी को क्या किया, फैलाया। ठीक है, इतना मामला था आज के लिए। बहुत बहुत थैंक यू आपका। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आएगा। इसी तरीके से आगे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड हुए, खास करके बायोलॉजी के लेक्चर आपको मिलेंगे जो कि यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस का एग्जाम काफी करीब है, 27 अक्टूबर को होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ाई करिए, करंट अफेयर अपना मजबूत करिए और अधिक से अधिक टेस्ट पेपर सॉल्व करने का प्रयास करिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको बहुत ही आसानी से यूपी पीसीएस प्री क्वालिफाई करने का मौका मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक करिएगा और अपने सजेशंस कमेंट में आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।